गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, कल हमने चैप्टर 16 जो हमारा चैप्टर है आवर कॉन्स्टिट्यूशंस वो स्टार्ट कर लिया था और उसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। और फर्स्ट 4 जो फीचर्स थी कॉन्स्टिट्यूशंस की वो हमने अच्छे से लर्न की, उसको अंडरस्टैंड किया। तो फर्स्ट जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेटा वो क्या है? यूनिक कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेस्ट फीचर है वो क्या है? इज़ इट्स यूनिकनेस। क्यों यूनिकनेस है बेटा? बिकॉज इट एडिड द बेस्ट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशंस एंड अडेप्टेड टू आवर नीड्स एंड कंडीशंस। सेकंड फीचर है लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस। दिस इज द सेकंड फीचर्स. It is lengthiest as well as detailed. It takes near about 2 years, 11 months and 18 days to complete its final draft, and it has 22 parts, 395 articles and 12 schedules. Always keep in your mind what the times did take the constitutions and how many parts of the constitution, and it is also important point that is it had totally completed November 26, 1949 and it was adopted January 26, 1950. अंडरलाइन कर ले इसको बेटा. एंड द थर्ड फीचर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इट वाज प्रिजाइडेड बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ड्राफ्टिंग कमेटी हेड वाज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. हर एक टॉपिक के अंदर से बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए मैं इसको स्लो बोल रही हूँ ताकि आप इसको अंडरलाइन कर सकें कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. इसका ड्राफ्ट रेडी किसने किया था? इसको तैयार किसने किया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. और फर्स्ट टाइम इसकी जो मीटिंग थी प्रिजाइड किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ही वाज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री and B.R. Ambedkar was the member of Constituent Assembly. He was the head of the drafting committee. In drafting committee there are 7 members and he was the head of this committee. So next one is rigid and flexible. Our constitution की जो फीचर है, एक और फीचर है बेटा रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी. ये रिजिड भी है, कठोर भी है. इसके जो बेसिक्स लॉज है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन फ्लेक्सिबल भी है. तो जो बेसिक लॉज हैं उनके साथ जो न्यू लॉज हैं उनको ऐड कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं अमेंडमेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है बेटा. टुडे वी विल रीड अबाउट द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये बेटा एक लंबा जो है प्रक्रिया होती है किसी भी बिल को लॉ बनने में. तो उसके 3 टाइप्स के जो थे प्रोसीजर है. कोई भी सिंपल बिल है या कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट बिल है कंट्री का, उसको बहुत सारी प्रोसेस के अंदर से पास होना पड़ता है, तब जाके वो बिल जो है किस रूप में चेंज होता है? एक कानून के रूप में, एक लॉ के रूप में. तो आपने 7th क्लास में बेटा एक लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 वर्ड ज़रूर पढ़े होंगे. ये दोनों जो हैं हाउस हैं पार्लियामेंट के. 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट के बेटा, लोअर हाउस और अपर हाउस. जो हमने राज्यसभा है वो पढ़ा था, थोड़ी डिटेल में नहीं था, शॉर्ट में था 7th में, कि जो लोकसभा है वो लोअर हाउस है और डिसॉल्व हो जाता है, जबकि जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है और वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, यानी कि भंग नहीं होती. अब हम बिल की बात करें तो मैंने थोड़ा सा आपको इसलिए ये टॉपिक समझाया है क्योंकि कोई भी अमेंडमेंट है वो पार्लियामेंट में जाता है और पार्लियामेंट में ऑलरेडी
देर आर 2 हाउसेस। तो सबसे पहले किस हाउस में जो बिल पेश किया जाता है? लोकसभा। तो यहाँ पर हम 3 प्रोसीजर देख रहे हैं टॉपिक के अंदर। फर्स्ट प्रोसीजर है बाय सिंपल मेजॉरिटी, बाय स्पेशल मेजॉरिटी, और थर्ड है स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशंस। तो बेटा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दिस टॉपिक इज़ वेरी important for the examination point of view. Always in this topic 3 marks questions will be put on the paper, so listen it carefully. क्या होता है इसके अंदर? फर्स्ट है सिंपल मेजॉरिटी। मेजॉरिटी क्या होती है बेटा? बहुमत। पहले आप समझें इसको। मेजॉरिटी मीन्स बहुमत, यानी कि किसी भी बात को एग्री होने के लिए वोटिंग ज़्यादा जाना। मान लो हम क्लास में किसी को मॉनिटर बनाते हैं, तो टीचर क्या करता है? सबसे जो है एडवाइस लेता है कि ही और शी इज़ परफेक्ट फॉर द क्लास एज आ प्लेइंग रोल ऑफ मॉनिटरिंग। तो बच्चे क्या करते हैं? अपनी जो है यस और नो कहते हैं। तो उसमें अगर उसकी फेवर में यस ज़्यादा हो जाती है कि यस क्लास वांटेड टू दैट पर्सन एज आ मॉनिटर, तो क्या करेगी टीचर? उसको क्या बना देगी बेटा? मॉनिटर। क्योंकि मेजॉरिटी जो है क्लास की, जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी किसकी फेवर में है? यस कि उसकी फेवर में है कि उसको मॉनिटर ही बनाया जाए। तो सेम प्रोसीजर जो है हमारी कंट्री में, अगर कोई भी जो बिल है, कोई भी लॉ है, वो अगर बनना है तो उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए। तो कुछ ऐसे जो कानून हैं जो हमारी कंट्री लेवल के हैं, या कुछ ऐसे कानून हैं जो छोटे छोटे कानून है, छोटे छोटे बातों के लिए हमें कानून बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए अलग अलग मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। पहला है साधारण मेजॉरिटी। इसमें क्या है बेटा? सर्टेन जो प्रोविज़न्स है, प्रोविज़न्स क्या होते हैं? प्रावधान। कोई भी जो टॉपिक्स हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कैन ईजिली बी चेंज्ड बाय पासिंग द अमेंडमेंट बिल बाय सिंपल मेजॉरिटी। बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं किसी भी बिल को एक सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, विच मीन्स द बिल शुड बी अप्रूव्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसमें हमें मेजॉरिटी जो है, जो भी प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट के अंदर, हाउस के अंदर, वो मेंबर जो हैं उस बिल के लिए यस और नो या वोटिंग कर देते हैं। यस और नो मीन्स वोटिंग के रूम में दोनों हाउसेस के अंदर, तब वो क्या बन जाता है बेटा? बिल जो है एक लॉ बन जाता है आफ्टर द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है बेटा? हमने बाय सिंपल मेजॉरिटी पढ़ा है, तो इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स मीन्स अभी आपके सामने भी 2002 से जो है उसके बाद 3 स्टेट बनी हैं। तेलंगाना जो है 2000 में भी 14 में बना है, अभी आपके सामने एक न्यू स्टेट बना है। तो अब ये नए स्टेट कौन बनाता है? तो पार्लियामेंट के अंदर जो है डिस्कशंस होती हैं और वो बिल पेश होता है, और जब वो मेजॉरिटी से पास होता है तो वो नया राज्य बन जाता है। जैसे उत्तराखंड बना है, छत्तीसगढ़ बना है हमारा, और झारखंड, ये जो नए स्टेट है, ये एमर्जिंग स्टेट जो है प्रेजेंट टाइम में आपके सामने ही बने। तो इसमें उन टॉपिक्स को लिया जाता है, जैसे किसी भी स्टेट की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है, या उसका जो है नाम बदलना है बेटा, नेम चेंज करते हैं जब हम, या शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो लोअर कास्ट हैं, उनके लिए कोई कानून बनाया जाता है। तो ऐसी बातें जो है इसमें शामिल होती हैं। उसमें हमें बिल्कुल सिंपल मेजॉरिटी, कोई कंडीशन नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर इतने मेंबर शामिल होने चाहिए, क्योंकि आपको इनकी जो संख्या है वो पता है। लोकसभा में जो है लगभग 550 मेंबर्स जो है टोटल मेंबर होते हैं, और इसी तरह जो हमारा अपर हाउस है राज्यसभा, उसमें 250 मेंबर्स होते हैं। तो एट अ टाइम सब प्रेजेंट नहीं होते। तो मान लो कोई भी सिंपल बिल है और उसमें जितने भी लोग प्रेजेंट हैं बहुत हाउसेस के अंदर, वो अपना जो है यस और नो वोटिंग के रूम में दे देते हैं। अगर यस हो जाती है तो वो बिल जो है क्या बन जाता है बेटा? दोनों हाउसेज में पास हो जाता है, और वो फिर बिल जो है, चाहे वो तीनों बिल हम पढ़ेंगे, वो तीनों बिल जो हैं दोनों हाउस में पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाते हैं।
तब प्रेसिडेंट अपनी कॉन्सेंट देता है, यानी कि अपनी सहमति देता है, यस कहता है, तब जाकर वो बिल किस में कन्वर्ट होता है, लॉ के अंदर बेटा। नेक्स्ट है बाय स्पेशल मेजोरिटी। अब कुछ ऐसे भी कानून हैं जिनके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, एक स्पेशल बहुमत चाहिए, एक जो है क्या कह सकते हैं विशेष मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। द अमेंडमेंट बिल शैल हैव टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें क्या हो सकता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी और टोटल मेंबरशिप, जितने भी टोटल मेंबर हैं उन सब की एक तो यस चाहिए, ठीक है। अगर मान लो वो प्रेजेंट नहीं है तो 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि अगर हम 550 का थर्ड मेजोरिटी 2/3 निकालें, यानी 550/3 इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने बन जाएंगे बेटा, 550 में से आप इसका आइडिया लगाएं तो हाफ से ज़्यादा, यानी कि 250 हाफ होते हैं तो 270 के आसपास जो है इसकी मेजोरिटी चाहिए होती है। इसको आप डिवाइड करके देखना तो टोटल आपकी जो 2/3 मेजोरिटी है निकल आएगी बेटा। मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस आर अमेंडेड बाय दिस मेथड। बहुत सारे ऐसे जो प्रोविजंस हैं, उपाय, प्रोविजंस क्या होता है, उपाय हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें हम बिल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कानून में। इसमें बेटा जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, इसमें जुडिशरी शामिल नहीं होता बेटा, क्योंकि जुडिशरी बड़े लेवल की बात है। इसके अलावा बाकी सब जो सिस्टम्स हैं, कोई भी कानून है जो स्टेट लेवल पर है या कंट्री लेवल पर है, तो उसके लिए एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए बेटा। तो इसमें लगभग 2/3 पर्सन जो है शामिल होने चाहिए, उनकी एग्रीमेंट होनी चाहिए यस के रूप में, तब जाकर वो जो है पास होता है और उस पर जो है साइन करता है प्रेसिडेंट। थर्ड प्रोसीजर है बेटा स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन। अब थर्ड एक उन बिलों के लिए लिया गया है जिनके लिए स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए, और रेटिफिकेशंस क्या होता है बेटा, वो भी अमेंडमेंट होता है। रेटिफिकेशन मीन्स भी अमेंडमेंट होता है। तो इसमें क्या ऐसे बिल ऐड होते हैं जिनके लिए रेटिफिकेशन होती है। रेटिफिकेशन में स्टेट लेजिस्लेचर शामिल होता है बेटा, नोट करें, ठीक है। अपने माइंड में इसको बातों को समझोगे तो नेक्स्ट चैप्टर आपको क्लियर होंगे कि क्या सिस्टम है हमारा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी बिल बनते हैं या लीडर्स हैं उनके फंक्शंस हैं, उनको अगर हमने अच्छे से समझना है तो हमें स्टार्टिंग का जो बेस है वो अपने हमेशा जो है माइंड में रखना पड़ेगा। तो स्पेशल मेजोरिटी और रेटिफिकेशन, आफ्टर द बिल इज़ पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जब दोनों ही हाउसेज में पास हो जाता है बिल, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ, तो उसको अप्रूवल कहाँ से चाहिए, बाय द लेजिस्लेचर एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। अब हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं टोटल बेटा, 28 स्टेट्स, ठीक है। अब 28 स्टेट की यानी कि 14 लगभग स्टेट्स अगर उस बिल के लिए एग्री होती हैं तब जाकर वो बिल क्या बनता है, लॉ। तो इसमें क्या शामिल होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जो सिस्टम है ना प्रेसिडेंट का इलेक्शन, अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट करनी है, कोई बिल उससे रिलेटेड है, तो हम उसको रेटिफिकेशन में डालेंगे। और जो प्रेसिडेंट के फंक्शंस हैं, यूनियन गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसका अगर हमने विस्तार करना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसके भी 3 ऑर्गन्स हैं। अगर पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं बेटा, आपने पढ़े हुए हैं, पहले भी आपको समझाया हुआ है, मे बी 6th में भी था इससे रिलेटेड कुछ। तो 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ठीक है, फर्स्ट लेजिस्लेचर है, फिर एग्जीक्यूटिव है, और लास्ट वन इज़ जुडिशरी। तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उसमें अगर हम मान लो, जो एट प्रेजेंट मैं एग्जांपल देती हूँ, जो कैबिनेट है जिसका हेड हमारा प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर वो एक्सपेंशन चाहते हैं, अपनी कैबिनेट के अंदर एक्सपेंशन चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उसके अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और उस अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए,
यानी दोनों हाउसेस की, और रेटिफिकेशन भी चाहिए यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर की भी यस होनी चाहिए बेटा। इसी तरह यूनियन टेरिटरीज़ हैं या जुडिशियल सिस्टम है, हाई कोर्ट्स हैं, उन सब से रिलेटेड अगर कोई भी हमने पार्लियामेंट के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई बिल पेश करना है तो अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे होगा, बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड द रेटिफिकेशंस। बेटा समझ आ गया आपको? दोबारा से इसको समझना ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट पैरा है, वेन एवर द नीड वाज फेल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज सुटेबली अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द relevant demands to achieve national goals और eradicate certain evil practices। जब भी हमें ज़रूरत महसूस होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की ज़रूरत है या पब्लिक की डिमांड है या हमने अपने नेशनल गोल्स को अचीव करना है या जो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी बैड प्रैक्टिसेस हैं, ईवल प्रैक्टिसेस हैं, उनको रिमूव करना है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। अबॉलिशंस ऑफ प्राइवेट पर्स, ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। प्राइवेट जो पर्स है बेटा, ये कि अबॉलिशन होता है उन्मूलन करना, फिनिश करना, यानी कि पेंशन से रिलेटेड मामले हैं। नेशनलाइजेशन है बैंक्स की, या रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है ओबीसीज के लिए, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं इन लोकल सेल्फ बॉडीज़ फॉर वुमेन। दीज आर द एग्जांपल्स टू प्रूव दैट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डायनामिक। ये सब जो चीज़ें मैंने अभी रीड की हैं, ये सब जो है अमेंडमेंट्स हैं जो किसमें शामिल की गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर हमने इतनी अमेंडमेंट देखी हैं, इट मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है, यानी कि वो मूव कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी वाला कोई प्रोसीजर ना होता तो हम आज भी 1947 में खड़े होते बेटा, क्योंकि जब हम चेंज ही नहीं कर सकते, उन्हीं पुरानी ट्रेडिशनल बातों को ही मानते जाना है, तो क्या होगा, हम जड़ बन जाएंगे, हम वहीं स्टेबल हो जाएंगे, हमारे देश के अंदर प्रोग्रेसिव नेचर नहीं रहेगी बेटा। तो हम प्रोग्रेसिव नेचर में है, बाय प्रोग्रेसिव नेचर है, और हमारा जो क्या कह सकते हैं डेमोक्रेसी है वो बेस्ट डेमोक्रेसी है। किस वजह से? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट का प्रोविज़न रखा गया है। इट इज़ एन एम्पल प्रूफ ऑफ आवर कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ट्रूली सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये जो है सफिशेंट, एम्पल, एम्पल मीन्स क्या आता है बेटा, सफिशेंट, जो कमिटमेंट की थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म मेकर्स ने, तो उन्होंने इसको कर दिखाया है। ये हमारे लिए सफिशेंट प्रूफ है कि इंडिया जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, किस चीज़ में, सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये टर्म्स जो है बेटा हम नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में रीड करेंगे। प्राइवेट पर्स देखो आप, डू यू नो में क्या मतलब होता है इसका, द किंग्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। जितनी भी हमारी प्रिंसली स्टेट थी, हमारी दो देसी रियासतें थी जिनमें राजा थे भारत के, हु मर्ज्ड देम विद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। देश आज़ाद हुआ उसके बाद उन रियासतों को, ठीक है, जिनमें किंगशिप थी, राजा का राज था, उन रियासतों को भारत में मिलाया गया और पेड अ फिक्स्ड एनुअल अमाउंट ऑफ मनी एज अ स्टिपेंड। स्टिपेंड क्या होता है, स्कॉलरशिप टाइप, यानी कि अब राजा जिनसे उनकी रियासत छीन ली गई हो तो उनको गुजारा करने के लिए भारत सरकार ने क्या सिस्टम अपनाया, उनको कुछ मनी दी, जो उनकी जेब खर्च लगा लो बेटा, पेंशन लगा लो, ताकि वो गुजारा कर सके। क्योंकि राजा तो आपको पता है कोई काम नहीं करते थे, जो किंग्स थे वो रूल करते थे, लेकिन जब इंडिपेंडेंस मिली और उनका रूल ख़त्म हो गया, वर्क उनको कोई आता नहीं, प्रॉपर्टी उनके पास बहुत ज़्यादा थी, वो सारी प्रॉपर्टी इंडियन गवर्नमेंट को देनी पड़ी, तो उनके बदले में गवर्नमेंट ने भी तो कुछ दिया ना उनको अपना सर्वाइवल करने के लिए क्या दिया, प्राइवेट पर्स, यानी उनकी पेंशन लगा दी।
अब हम जो टर्म्स ऊपर पढ़ी थी उनको डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। मैंने प्रीएम्बल में बेटा शॉर्ट में आपको समझाया था, मुझे पता था कि चैप्टर में डिटेल में है ये वर्ड्स। ये टर्म्स भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि प्रीएम्बल के फर्स्ट पेज में यहीं से स्टार्ट होता है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इनके पीछे भी बहुत जो है डीप मीनिंग्स हैं, वो अब हम समझेंगे। फर्स्ट है हमारा, इंडिया इज़ अ सॉवरियन स्टेट। इंडिया क्या है? एक प्रभुत्व संपन्न देश है। प्रभुत्व सम्मान, उसका अपना आत्मसम्मान है, वो किसी के अंडर काम नहीं करता, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट है किसी भी डिसीज़न को लेने में, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, चाहे वो देश के मामले हों चाहे देश के बाहर मामले हों, तो वो फुल्ली इंडिपेंडेंट हैं। इसलिए इसको क्या टर्म दी गई? सॉवरियन स्टेट। इंडिया इज़ अ सॉवरियन स्टेट बिकॉज द कंट्री इज़ फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल कंट्रोल्स। किसी बाहरी शक्ति का हमारे देश के ऊपर कोई भी कब्जा या रूल नहीं है, जैसे ब्रिटिशर्स का था। इंटरनली वी आर फ्री टू टेक आवर ओन डिसीजंस। मतलब क्या है कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। नो अदर कंट्री कैन डिक्टेट इट्स पॉलिसीज़ और टर्म टू अस एंड नोबडी कैन इंटरफेयर इन आवर इंटरनल अफेयर्स। किसी भी दूसरी कंट्री का हमारे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। हमारी पॉलिसीज़ हम खुद बनाते हैं, ठीक है। कोई भी कंट्री हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। कितना जो है बड़ा हमें जो है सम्मान मिला हुआ है कि वी आर इंडिपेंडेंट। तो ये एक सम्मान की बात है ना। जब हम गुलाम थे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो हम अगर अपने ऊपर भी लें कि हमारे घर के मामलों में अगर हमारे नेबर्स इंटरफेयर करें तो क्या हम अलाउ करेंगे? हमें अच्छा नहीं लगेगा कि वो कौन होते हैं हमारे ऊपर रौब झाड़ने वाले या हमारी घर के मामलों में इंटरफेयर करने वाले, ठीक है ना। ऐसे ही जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या वर्ल्ड का कोई भी कंट्री है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, बिकॉज वी आर फुल्ली इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया बेटा। सेकंड है, इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिस्ट मीन्स क्या होता है? समाजवादी एक देश है। समाजवादी यानी समाज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। जो भी समाज में रहने वाले लोग हैं उन सब की वैल्यू है। किसकी नज़रों में? न्यायपालिका की नज़रों में, कानून के नज़रों में और सरकार की नज़रों में बेटा। इंडिया is a socialist state because socialism is one of the national goal to be achieved. Thus, India is against exploitation in all forms and will try to establish economic justice without being attached to any particular ideology. क्या मतलब है समाजवादी देश का? कि इसमें समाजवाद वर्ड ये रशियन रेवोल्यूशन से आया था बेटा। ये वर्ड रशियन रेवोल्यूशन हुई थी 1917 में। तो वहाँ पर क्रांति के बाद जो मोनार्की सिस्टम था वो ख़त्म हो गया और पब्लिक के हाथों में राज आ गया। और जो उनका लीडर बना उसने क्या किया? समाज का जितना भी प्रोडक्शन था, ठीक है, समाज में जो भी उत्पादित होता था उस पर सभी का बराबर अधिकार कर दिया। इसलिए इसको सोशलिस्ट जो है स्टेट बोला गया और वही वर्ड हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया। भारत में भी जो कानून है वो अमीर गरीब दोनों के लिए समान बनाए जाते हैं। सबको इकोनॉमिक जस्टिस है, यानी कि अगर आप में क्वालिफ़िकेशन है, योग्यता है, एबल्टी है, तो आप भी चाहे गरीब हो, ठीक है, कोई भी मतलब गरीब हो या अमीर हो, वो उस चीज़ के लिए एफर्ट्स कर सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि यू आर पुअर एंड यू आर नॉट अप्लाई फॉर दैट टाइप जॉब्स। ये एक एग्ज़ाम्पल है कि हमें आर्थिक रूप से न्याय मिला हुआ है। नेक्स्ट है, इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर क्या आता है बेटा? एवरी वन इज़ फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज़ आवर फंडामेंटल राइट। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेगा,
यानी कि सरकार कभी भी किसी भी जाति के ऊपर किसी भी धर्म को थोप नहीं सकती। सबका धर्म बराबर है, अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं और उनकी अपनी ही चॉइस है, वो किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट नहीं कर सकते। यानी कि वो अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है बेटा। ये जो सिंबल्स हैं ये आप ड्रॉ कर सकते हो, ये अलग अलग रिलीजन को इंडिकेट करते हैं। हम इसमें ओम का निशान दे सकते हैं, तो हिंदू धर्म का रिलीजियस सिंबल है बेटा। ये चांद और स्टार जो हैं ये किसको इंडिकेट कर रहा है, मुस्लिम धर्म को। इसी तरह उसके नीचे सिख धर्म का जो है एक सिंबल बना हुआ है, सबसे ऊपर क्रॉस है, क्रिश्चियंस का है। जरथुस्ट्र जो धर्म है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये अलग अलग रिलीजियस सिंबल्स हैं जो हमने अपनी कॉपी में ड्रॉ करने हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट। भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि लोगों का राज है। पीपल्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको इतना जो है अलाउ करते हैं कि वो सरकार बना सकते हैं और सरकार को भंग भी कर सकते हैं। तो मेन रूलिंग पावर किसके पास है बेटा, पीपल्स के पास, इसलिए इसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहा गया बेटा। नेक्स्ट है इंडिया इज़ अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि इसका एक हेड ऑफ स्टेट है और वो कौन है, प्रेसिडेंट, जिसे हम राष्ट्रपति भी कहते हैं, और वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है बाय द पीपल्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंग्लैंड इज़ नॉट अ रिपब्लिक बिकॉज इट्स हेड ऑफ द स्टेट इज़ हेरिडिटरी किंग्स और क्वीन। रिपब्लिक जो सिस्टम है हमने यूके से लिया है, यानी ब्रिटेन से, और वहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हेरिडिटरी है। हमारे यहाँ पर इनडायरेक्टली जो है वो इलेक्टेड होता है बेटा। वहाँ पर जो किंग क्वीन है जो शुरू से चले आ रहे हैं, महारानी जो है वहाँ क्वीन एलिजाबेथ है, तो वही उसकी जो फैमिली आगे रूल कर रही है। लेकिन वहाँ पार्लियामेंट भी है बेटा। इंग्लैंड या यूके कह लो, यूनाइटेड किंगडम इज आल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम जो गवर्नमेंट है, एक किंग क्वीन है और एक जो है वो इलेक्टेड जो है असेंबली होती है बेटा। यानी कि जो किंग क्वीन है वो वर्क करते हैं एज आ राज्यसभा, जैसे हमारी कंट्री में होता है। वो सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, पार्लियामेंट में वो बैठते हैं, लोग उनको इलेक्ट नहीं करते बिकॉज दे आर द किंग और क्वीन ऑफ दैट कंट्री। तो यहाँ पर राष्ट्रपति भी है, ठीक है, प्रेसिडेंट भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है, इसलिए इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोला गया बेटा। ये टॉपिक जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे, इसको रीड करेंगे बेटा। ये टॉपिक यहीं तक हम कवर करते हैं आज के दिन में बेटा। तो आपको बेटा इसको अच्छे से रीड करना है। टिल देन गुड बाय।